सो हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स मॉडल पेपर सॉल्यूशन और आज करेंगे हम सेट वन का सेक्शन सी। सेट वन और सेट वन का ए और बी पार्ट आप कर चुके हैं, इसको जाके आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। तो हम आते हैं हमारा सब्जेक्ट ये हमारा कॉमन इंस्ट्रक्शन है, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टाइम आपका जो होता है 1.5 घंटे का पेपर होगा और आपको मिलेंगे टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा। कॉमन इंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम जब करने वाले हैं, हम सिर्फ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक, जिसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन है। इनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है ना। 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है यहाँ पर। और हर क्वेश्चन के आपको कितने मिलेंगे, हर क्वेश्चन के आप हर 3 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएंगे 5 मार्क्स। मतलब इस सेक्शन से आपको टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें इवेल्यूएट, है ना, हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब देखो ये एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा देख लो स्टेप तो करते कैसा है ना। इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ना। क्या एज्यूम करते हैं कि लेट ये जो पूरा टर्म है, इन अंदर का टर्म ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। इसको क्या करते हैं, इसको हम स्पेशल टर्म में हम एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, इसको मान लेते हैं ए अपॉन एक्स प्लस टू। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ दो चीजें, एक एक्स प्लस टू है और एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो हमको टर्म कैसे एज्यूम करना है, एक तो लेंगे ए प्लस ए बाई एक्स प्लस टू, और जो दूसरा टर्म होगा उसको हम कैसे लेंगे, दूसरा टर्म हम लेते हैं बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। अब तो कहते हैं देखो नीचे नीचे अगर x होगा तो इसको इंटीग्रेट करोगे, है ना, यहाँ जो x प्लस टू लिखा है इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ऊपर हमने क्या लिखा ऊपर a, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x, है ना, यानी 2x और प्लस सम कांस्टेंट का मतलब ये वन क्या होता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, जीरो बन जाता है। तो ऐसा कुछ कांस्टेंट आएगा, तो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं, ए बाई एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये हो जाएगा हमारा, दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू, डिवाइड बाई करोगे तो डिवाइड बाई टर्म करने पर टर्म कैंसिल आ जाएगा, फिर से सेम टर्म आ जाएगा, यानी एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ प्लस टर्म हमारा बन जाएगा। देखो ये दोनों टर्म तो सेम है ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसको यहाँ सॉल्व करना तो आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू सी। क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का जितना कोफिशिएंट है सबको हम अलग अलग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, सबका अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग करो, देखोगे ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से हमने ए प्लस बी लिखा और एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया। ठीक है, सिमिलर हम एक्स वाले कोफिशिएंट को अलग कर लेते हैं, तो एक टू बी में एक्स है और एक सी में एक्स है, तो टू बी प्लस सी इंटू एक्स कर लेंगे और जितना कॉन्स्टेंट बच गया उसको अलग लिख लो, यानी ए प्लस टू सी, है ना। ये क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्या कहते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट, है ना। कंपेयरिंग कोफिशिएंट मतलब देखो लेफ्ट साइड में भी हमारा एक एक्स स्क्वायर है और राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर है ना। तो दोनों का देखो कोफिशिएंट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे, यहाँ से आप लिख पाओगे कि ए प्लस बी की वैल्यू वन के इक्वल है ना। देखो यहाँ पर ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, यहाँ पर मान लो अगर वन होता है ना, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या मल्टीप्लाई है, वन, तो ए प्लस बी की वैल्यू वन हो जाएगी। सिमिलरली आप करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि टू बी प्लस सी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू वन होगी। और यहाँ पर आप देखोगे लास्ट में कि ए प्लस टू सी, है ना, ये कांस्टेंट था और लेफ्ट हैंड में कांस्टेंट कौन है, वन, तो ए प्लस टू सी की वैल्यू भी ये हो जाएगी आपकी वन। क्या करना है आपको, यहाँ पर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे हम कैसे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, है ना, कि यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू वन है, तो यहाँ से हम चाहे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, है ना। अब देखो करना कैसे हमें, ए की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए की वैल्यू को लिख सकते हो ए प्लस टू सी इक्वल टू वन है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना। देखो हम इक्वेशन वन लिख रहे हैं ना, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, इसको सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू रख सकते हैं इक्वेशन थर्ड से, देखो ए प्लस टू सी की वैल्यू वन है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस टू सी प्लस इक्वेशन टू, देखो टू बी प्लस सी की वैल्यू वन है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस सी बाई टू, है ना, इज इक्वल टू वन।
यहाँ से क्या करना है, आपको सी की वैल्यू सॉल्व करना है ना। यहाँ से इसको आप सी की वैल्यू को सॉल्व करना है ना। अब देखना सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 आती है ना। अच्छे तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ना। कैसे कि 1 1 कैंसिल आउट होगा और आइटम को टॉस सॉल्व करना, सी की वैल्यू 1/5 आ जाएगी। अब क्या करना, इस सी की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, a + 2c की वैल्यू 1 में ना। ये मेरा पूरा स्टेप है दिखा रहा हूँ। a + 2c = 1 था, तो c की वैल्यू पुट कर लो, तो a + 2/5 = 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 3/5 आ जाएगी। सिमिलरली आपने अभी क्या देखा था कि 2b + c की वैल्यू भी 1 थी, तो c की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, 1/5 = 1। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपका जो b की वैल्यू आएगी वो 2/5 आ जाएगी। ठीक है, यानी आपको a b और c का क्या मिल गया, वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब आगे की स्टेप क्या करते हैं इसके बाद। तो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने एज्यूम किया था इंटीग्रेशन x² + x + 1 डिवाइड बाय x + 2 इंटू x² + 1। इसको हमने एज्यूम किया था है ना, इंटू dx। तो देखो हमने इसको एज्यूम किया था a/x + 2, तो a की वैल्यू आ गई 3/5 और ये हो जाएगा x + 2। देखो हम बस a b की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, प्लस b की वैल्यू आ गई थी हमारी 2/5, तो 2/5 हमने b से माना था, तो 2/5 x प्लस c की वैल्यू आ गई थी 1/5 और डिवाइड बाय क्या हमने माना था इसको x² + 1। ठीक है, यानी इस चीज को आपको क्या करना है, पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऐसे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस टर्म को आप क्या तो लिख सकते हो, 3/5 इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x + 2, ठीक है, इंटू dx प्लस इसको भी आप अलग करना, तो ये हो जाएगा 2/5 इंटीग्रेशन में आपका बन जाएगा x/x² + 1 इंटू dx। ठीक है, प्लस ये 1/5 अलग होगा ना, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, dx/x² + 1। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना आता है। तो 3/5, अब देखो इस टर्म को इंटीग्रेट क्या होगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन आएगा log इंटू मॉड x + 2, ठीक, प्लस ये हो गया 2/5 है ना। इसको आपको इंटीग्रेट करना होता होगा ना, इसको भी इंटीग्रेट करना है ना। बाकी ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसको हम नहीं करा रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा x² + 1, ठीक, और प्लस ये हो गया 1/5 और नीचे x² + 1 है ना। तो ये क्या होता है, ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है, n + c। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 16 क्या है कि फिर से हमें कुछ इंटीग्रेट करना है ना, कुछ टर्म हमें दिया हुआ है। ये भी हमारा एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, यानी इसको भी आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको भी करने का तरीका क्या होता है, देखो है ना, देखो नीचे दो टर्म मल्टीप्लाई नहीं है ना, नीचे एक ही टर्म है पूरा डिनोमिनेटर में। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एज्यूम करते हैं ना, ये भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इसमें क्या करते हैं हम, x + 2 को कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि अगर इसको आप इंटीग्रेट करो, नीचे अगर जो डिनोमिनेटर के टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे है ना, तो देखो कुछ बनेगा 4x + 6 बनेगा ना, डिनोमिनेटर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे। तो हम क्या कहते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं, 2x + 6x + 5 + b ना। इस टाइप से ऐसे अगर नीचे का सिंगल टर्म हो तो इसको इस टाइप से कुछ हम एज्यूम करते हैं। इसको लिख लेंगे आप a है ना, इसको आप करोगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा हमारा 4x और ये बन जाएगा 6 और प्लस b एक कांस्टेंट है ना, b वाला कांस्टेंट था। तो अब यहाँ पे क्या, यहाँ ये यानी ये चीज हमारा हमने a + b के इक्वल माना था। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से करेंगे हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, किसका किसका, x और 2 का। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4ax + 6a + b है ना। अब करते हैं कंपेयरिंग, करते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ से कम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो यहाँ से 1 = आ जाएगी 4a, ठीक है, और 2 = हो जाएगा आपका 6a + b। ठीक है, इसको हम कहाँ से कर रहे हैं, इस चीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, देखो x + 2 का कोफिशिएंट देख लो, यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है 6a + b, तो ये 6 + ab किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, और 4a = हो जाएगा हमारा, यहाँ कोफिशिएंट 1 था तो 1 के। क्या करना है अब यहाँ पर आपको चीजें सिंपल सॉल्व करनी है। तो यहाँ से आप चाहो तो a की वैल्यू सॉल्व करना, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक, इस a की वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पर,
ए में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/4 प्लस बी, ठीक है। और यहाँ से आप बी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज कि यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो 1/2 होगी, ठीक है। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने क्या माना था, इसको एज्यूम किया था, अब देख लो, है ना। यानी हमने क्या किया था, हमने जो x+2 का हमने एज्यूम ही क्या किया था, x+2 की वैल्यू आ गई ए की वैल्यू कितनी हो गई है 1/4, है ना। कहाँ पर देख रहे हैं, इस टर्म को आप यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर देखो इस वाले टर्म को, तो 1/4, और ये टर्म हमारा आ गया था, 4x + 6, ठीक, प्लस बी था, और बी की वैल्यू आ गई थी 1/2। अब हमने इंटीग्रेशन क्या माना था, हमारा जो इंटीग्रेट हमें करना किसको है, तो देखो इंटीग्रेट हमें करना है x+2 डिवाइड बाई 2x² + 6x + 5 इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम अभी हमने x+2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो कितनी आ गई है, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 4x + 6 + 1/2 एंड होल डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा यहाँ से फिर 2x² + 6x + 5, इंटीग्रेट करेंगे किसके टर्म में, हम dx के रेस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, यहाँ से चीजों को हम सेपरेट कर लेते हैं ना, अलग अलग कर लेते हैं, बीच में क्या प्लस का टर्म है, यहाँ से अलग करते हैं, तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 1/4, इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा ऊपर 4x + 6 डिवाइड बाई 2x² + 6x + 5, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप ds के रेस्पेक्ट में, प्लस 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ टर्म बच जाएगा dx, और ये टर्म ऐसे सच आ जाएगा 2x² + 6x + 5, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करने आता है ना। आप देखो नीचे वाले टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर का टर्म आने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको इंटीग्रेट करके, है ना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होता है लॉग, है ना। अगर नीचे वाले टर्म को अगर आप डिफरेंशिएट करो और ऊपर का टर्म मिल जाए, है ना, तो इसको क्या होता है, इसकी वैल्यू हो जाती है लॉग 2x² 6x + 5, डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना होता है। हाँ, मेन इंटीग्रेशन करना होगा वो आपको ये टर्म है, ये 1/2 और बच गया dx। अब देखो इस वाले टर्म को आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो इसमें से क्या करते हैं हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा हमारा 6x, और ये बन जाएगा 5/2, ठीक। अब आते हैं यहाँ तक स्टेप रख लो, और इसके बाद हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ से हम अगला स्टेप करेंगे, तो ये तो हमारा आ गया था 1/4 इंटू लॉग इंटू 2x² + 6x + 5, ठीक है। और प्लस यहाँ टर्म आ गया था हमारा, देखो मैंने यहाँ पर 1/2 कॉमन लिया था, है ना, और एक 2 पहले से बाहर होगा, देखना पिछले स्टेप में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, यह टर्म बच जाएगा हमारा dx, और ये टर्म आया था x² + 3x + 5/2, है ना। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका सबका अपना अपना है ना, कोई किसी तरह से भी सॉल्व कर सकता है, ये मैं क्या करूँ, डिटेल स्टेप है, आप चाहो तो बीच में 1-2 स्टेप अगर आपको पहले से आता है, यानी कि आपका कैलकुलेशन फास्ट है, तो आप चीज़ों को बीच में कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, ये dx हो गया, इस टर्म को जो नीचे वाला टर्म है उसमें क्या बनाना है, एक परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में बनाना है ना, हम चाहते हैं या तो कुछ x² + 1 या x² - 1 आ जाए इस टाइप से, तो क्या करते हैं हम इसको लिखते हैं x², ठीक है, ये प्लस लिखा है 3x, अगर इसमें हम, है ना, क्या कहते हैं इसको हम, क्या इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, क्या कर रहा है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं, और प्लस 5/2, ठीक। अब इससे क्या होगा, है ना, अब इस स्टेप को आप लिखते चले जाना, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हमारा dx, और इस वैल्यू को लिख सकते हो x² + 2 इंटू x इंटू 3/2, ठीक है, यानी a² + 2ab का टर्म यहाँ दिख रहा है, या a यहाँ पर x है और b कितना है 3/2 है। अब क्या करते हैं प्लस, अगर इसमें 9/4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो हमें 9/4 को 9/4 हमने ऐड किया, तो 9/4 हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। अब मैं इसको इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा का टर्म है, देखना ये x + 3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, x + 3/2 का होल स्क्वायर है, और ये जो मेरा दूसरा टर्म है ना, 9 - 9/4 + 5/2, ये देखना ये माइनस साइन आएगा,
और ये 1/4 होगा, और 1/4 को हम 1/2 का होल स्क्वायर लिखते हैं इस टाइप से। ऐसा करने से क्या हो गया कि देखो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये प्लस चल रहा है, इसको प्लस करना और ये टर्म को उतारते चले जाना है ना, कॉमन टर्म उतरते जा रहा है। ऐसा करने से क्या होगा कि इस टर्म को आपका कौन सा टर्म आ गया, ये आपका tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ गया है ना। क्यों? क्योंकि अगर देखो क्या होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन करना होता है t अपॉन, है ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है 1/a इंटू tan इनवर्स एक्स a बाई a। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से इस चीज को आप कंपेयर करो, है ना, या फिर इस चीज को ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो तो भी चलेगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो। तो ये मुझे सेकंड टर्म इंटीग्रेशन कर रहा है, वो कुछ ऐसा ही टर्म दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको लिख लो माइनस ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आप अगर इंटीग्रेट करोगे, है, तो इसका टर्म ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप लिख पाओगे 1/4 तो पहले से था, तो 1/a की जगह यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 1/2, है ना, a की वैल्यू कितनी है 1/2, और लिख पाओगे इसको आप tan इनवर्स, और x की वैल्यू है x प्लस 3/2, और a की वैल्यू कितनी है 1/2। ठीक, यहाँ से आप पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगा हमारा, इसको फिर से लिख सकते हैं 1/4 इंटू लॉग 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, यहाँ टर्म को आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/2, है ना, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, और आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ना। अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, 2x प्लस 3, मल्टीप्लाई करना है इसको अच्छे से, तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 3 डिवाइड बाय, है ना, 1 होगा सिर्फ ना, तो यहाँ तो 1 लिख लो, एंड प्लस c। तो ये आपका पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है, और वेक्टर के क्वेश्चन में बड़ा चीजें क्या है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। यहाँ पर है क्वेश्चन काफी इजी, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको ए बी और सी और डी की वैल्यू दी है, ठीक है, ये आपको वेक्टर में दिया हुआ है ना, ये ए आपका ए है, बी सी, सी यहाँ तक हो गया, और ये आपका डी है ना, तो लिख लो ये ए गिवन है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। तो पूछा पहले बताओ वेक्टर ए बी कैसे लिखोगे। तो देखो वेक्टर ए बी को लिखने का तरीका होता है, पार्ट 1 कर रहे हैं। वेक्टर ए बी लिखने का तरीका होता है कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना, इसका ऐसे लिखते हैं। तो बी में से ए को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो बी में कितना आपका था 2i प्लस 5j माइनस ए जो क्या है i प्लस j प्लस के। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा i प्लस 4j, ठीक है, के का टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा सिर्फ माइनस के। ठीक है, तो ये आ गया आपका वेक्टर ए बी ना, वेक्टर ए बी ये पूछा था। पूछा है हमसे वेक्टर सी डी फाइंड करो, तो वेक्टर सी डी निकालना है तो वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए करेंगे, वेक्टर सी करेंगे। ठीक है, सी डी तो उल्टा लिखते हैं, डी माइनस सी। तो डी की वैल्यू देख लो कितनी है, डी की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है आई माइनस 6j, ठीक है, माइनस के। ठीक, और सी की वैल्यू वेक्टर देख लो, वेक्टर है ये हो गया हमारा 3i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, है ना, इसको आप अगर जस्ट सब्ट्रैक्ट करना तो ये हो जाएगा माइनस 2i, सेकंड टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 8j, और थर्ड टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा 2k। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। फर्स्ट पार्ट तो यहाँ कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। ठीक है, सेकंड पार्ट पूछा है हम कि वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बता दो और सी डी का मैग्नीट्यूड बता दो। तो अगर हमें ए बी का मैग्नीट्यूड लिखना है ना, ए बी का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करेंगे, ए बी लिखना है तो अंडर रूट ऑफ ए कितना था, देखो अभी मैंने ए बी निकाला यहाँ पर, है ना, और हमने सी डी निकाला, तो ए निकला होगा तो ए बी का देखो कोएफिशिएंट कितना है, आई का 1 का स्क्वायर प्लस जे के साथ कौन नंबर मल्टीप्लाई है 4, तो 4 का स्क्वायर, के साथ कौन सा टर्म मल्टीप्लाई है -1, तो -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा हमारा रूट 18 होगा, है ना, जिसकी वैल्यू 3√2 भी आप लिख सकते हैं। दूसरा पार्ट पूछा था हमसे कि बताओ सी डी का मैग्नीट्यूड कितना है ना, बी पार्ट में। तो सी डी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सी डी की वैल्यू कितनी है, देखो सी डी का हमने आई का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर
प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना, ये आती है 22, इसको आप लिख सकते हो 6√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, है ना, वेक्टर ए बी और सी डी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा था। थर्ड पार्ट पूछता है हमसे ए डॉट, है ना, ए बी डॉट सी डी ना। सी पार्ट पूछा है हमसे ए बी डॉट सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने पूछा है। तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, है ना, अभी देखना पीछे आकर मैं लिखा था, ए बी की वैल्यू आई थी आई प्लस 4j आया था ना, 4j बैक आता है आई प्लस 4j माइनस के आया था। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट लेना है, सी डी का देखना कितना आई थी, तो सी डी की वैल्यू थी -2i -8j और 2k, तो आया था -2i -8j और प्लस 2k। डॉट प्रोडक्ट ना है तो बस आई को मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो आई के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है 1, तो 1 इंटू -2 हो जाएगा -2, 4 इंटू -8 हो जाएगा -32, और -1 इंटू 2 हो जाएगा ना, यहाँ -1 है और यहाँ 2 है, के और के का टर्म को, के और के कोएफिशिएंट को बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -2। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -36। तो ये आ गया हमारा ए डॉट ए बी और सी डी का डॉट प्रोडक्ट। ये तो हो गया हमारा थर्ड पार्ट था। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में पूछा है कि ए बी क्रॉस सी डी निकालना है। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमसे पूछा है कि कैलकुलेट कर दो ए बी, है ना, क्रॉस सी डी। तो अगर हमसे ए बी क्रॉस सी डी पूछा है तो निकालने का तरीका क्या होता है, इस लिखते हैं आई, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, कि ए का कोएफिशिएंट रख लो, ए का कितना कोएफिशिएंट कितना कितना था, तो ये 1 है, 4 है, -1 है, और ये माइनस बी का सी डी का कोएफिशिएंट कितना है -2 -8 और 2, रख के सॉल्व करते हैं। पहले हमें आई का निकालना है, तो 4 इंटू 2, है ना, देखो 4 इंटू 2 करेंगे होगा 8, माइनस -1 इंटू -8 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, इंटू आई कैप प्लस जे निकालना है, तो साइन क्या करते हैं, पहले साइन लगाते हैं बीच में माइनस ना, यहाँ क्या लगाते हैं साइन, यहाँ साइन यूज करते हैं माइनस। ठीक, अब जे निकाल तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, माइनस और -2 इंटू -1 ना, ऐसे तो हो जाएगा +2। ये हो गया हमारा जे कैप, प्लस के निकालना है, के तो 1 इंटू -8 करेंगे तो आ जाएगा -8, माइनस माइनस -2 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा -8 ना, ये हो जाएगा के। देखो ये टर्म जीरो, तो 0i बन जाएगा, सेकेंड टर्म भी बन जाएगा हमारा 0j बन जाएगा, और ये टर्म भी लास्ट टर्म भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी बन जाएगा 0 के, है ना। तो वेक्टर कितना वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ए क्रॉस बी के लिए कितनी आएगी, ये 0 आएगी, है ना, तो इसको लिखते हैं, ऐसे लिखोगे चलेगा क्योंकि ये वेक्टर है ना, इसको मैं इसलिए मैंने इसको यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब बात करते हैं हमारा जो हमसे लास्ट पार्ट पूछा गया है, वो हमसे पूछा गया है, इसका देखते हैं। लास्ट पार्ट हमसे पूछा गया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड सी डी, है ना, एंगल हमसे पूछा गया वेक्टर ए बी और सी डी के बीच का। तो ए बी और सी डी के बीच का एंगल हम निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, तो वेक्टर ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालने का तरीका होता है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी डिवाइड बाय वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर सी डी का मैग्नीट्यूड। तो हमने ए डॉट वी निकाला था, ये आई थी -36। वेक्टर ए बी का हमने निकाला था अभी कुछ देर पहले, हमने निकाला था उसका, बैक में आओ, तो हमने अभी कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था इसकी ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था। ए बी का मैग्नीट्यूड आया था लास्ट पार्ट देखो 3√2 और ये 6√2, तो इसको लिखेंगे 3√2, इसको लिखेंगे 6√2। ठीक है, सॉल्व करना, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स में, ये कैंसिल होगा आपका 2 टाइम्स में, 2 से 2 पूरा जाएगा, साइन आएगा -1, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज की cos थीटा की वैल्यू आएगी -1, है ना, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई, है ना, या फिर और 180 डिग्री की cos 180 या पाई की वैल्यू होती है -1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट 5 फिनिश।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि हमारा इस दो लाइन का हमें इक्वेशन गिवन है, हमसे कहा है इसका फाइंड करो, इसकी इनके बीच के एंगल फाइंड करना है ना, हमसे शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये दो लाइन पैरेलल है या नहीं। देखो एक इक्वेशन ये गिवन है ना, देखो किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। कभी कभी ये भी इक्वेशन और आर इक्वल टू मान लो ऐसा लिखा है ना, ए प्लस म्यू बी, अगर ऐसा टर्म लिखा रहे, अगर बी का टर्म दोनों का सेम रहे तो ये क्या होता है, ये दो लाइन पैरेलल होती है। कैसी लाइन होती है, ये दोनों कैसी लाइन है, ये दोनों एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, दोनों मान लो इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, है ना। तो ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पैरेलल लाइंस को, ठीक है। अब इसको करते कैसे, हाँ लेकिन इसके चीज क्या है ना कि देखो इसके लिए बी की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए, हाँ बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो देखो हमारा जो पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में क्या है, इस बी की वैल्यू देख लो, है ना, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू देख लो, यहाँ पर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक। ये हमारा, इसको मान लो अगर हम B1 करते हैं, अब देखो B2 क्या है यहाँ पर ना, B2 अलग अलग है कि नहीं, हाँ तो यहाँ B2 अलग दिख रहा है। ये कितना हो गया, 4i प्लस 6j प्लस 8k। क्या इस B2 में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा बन सकता है। यानी अगर यहाँ पे B2 को देखना है तो इस क्वेश्चन जो हमने कॉमन टर्म लिया उसको निकाल लो। अब चेक करो, है ना, कि क्या अब दोनों इक्वल है, तो हाँ ये B1 है और ये B2 है ना, इसको B2 करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, इस टाइप से करते हैं इसको। यानी क्या, तो अगर टू को अगर कॉमन लो तो क्या आप सेकंड इक्वेशन में हमने जो लिखा था, है ना, सेकंड इक्वेशन क्या है, आर की देख लो, सेकंड इक्वेशन आर की गिवन है, वो हमें गिवन है 2i, है ना, प्लस 4j प्लस 5k, अब प्लस लिखा है म्यू टाइम्स ऑफ लिखा था ये आपका 4i प्लस 6j, ठीक है, प्लस 8k, ठीक है। इसको लिख लो, तो इसको ऐसे लिख लो 2i प्लस 4j प्लस 5k, इसको हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है। एंड प्लस इसमें से 2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये बन जाएगा 2 म्यू, ये बन जाएगा फिर से हमारा 2i प्लस 3j और प्लस 4k, ठीक। यानी यहाँ पर इस टर्म को चाहे तो हम फिर लिख सकते हैं 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस इस 2 म्यू को क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं ना म्यू डैश, इसको लिखते हैं म्यू डैश, तो क्या बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। अब थोड़ा कंपेयर मैं कर रहा हूँ, किसको करो, कंपेयर करो ये टर्म, है ना, ये टर्म को कंपेयर करो और इस टर्म को कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है, हाँ तो दोनों सेम है। यानी ये क्या है, ये एक्चुअली ये जो दो लाइन है, ये कैसी लाइन है, ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल लाइंस है ना, कह सकते हैं, यानी दीज आर पैरेलल लाइंस, है ना। ये क्या है, एक्चुअली ये दोनों पैरेलल लाइंस है ना। तो पहले देख लो कि कॉमन निकालने के बाद क्या दोनों का बी का टर्म सेम आ जा रहा है, तो सेम आ जा रहा है, मतलब ये पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस के बीच का हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल बिटवीन ना, तो कहते हैं, यानी हमसे फाइंड करता है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस किसके बीच का हमें फाइंड करना पड़ जाएगा, पैरेलल लाइन का। तो फॉर्मूला होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, ये इसको लिखते हैं शॉर्ट डिस्टेंस, एस टी लिखना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस A1, ठीक है, इंटू बी, क्रॉस प्रोडक्ट लेना बी के साथ ना, क्योंकि बी क्या है, दोनों में कॉमन है इसलिए, एंड डिवाइड बाई बोलता है कि इसका ना वेक्टर बी का लिख लो मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का लेना है हमें मॉड, क्योंकि डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस हमेशा 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 हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव आता है। तो अब यहाँ से A2 और A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो A2 कितना है, i प्लस 2j प्लस 3k, A2 हमारा i प्लस 2i प्लस 4j प्लस 5k, तो ये हमारा A2 हो जाएगा 2i प्लस 4j था, और ये था हमारा प्लस 5k, ठीक।
माइनस A1 लिख लेते हैं। A1 की वैल्यू थी I प्लस 2J प्लस 3K ना, ये होगा I प्लस 2J प्लस 3K। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर बी कितना आएगा देख लेते हैं। वेक्टर बी आया था हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ये आया था 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक, और डिवाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो। तो इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, और इस सभी का लेना हमें लेना है मॉड। यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा हमारा 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और डिवाइड बाय इस पूरे टर्म को आप सॉल्व करते आ जाएगा 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। है ना, देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इस पूरे का लेना मैग्नीट्यूड, और उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था पहले, अभी इससे पहले कैल्कुलेशन किया था हमने क्रॉस प्रोडक्ट का। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको लेना आना चाहिए। क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 2, ये हो जाएगा 2 3 4। ठीक है, और डिवाइड बाय ये टर्म हो जाएगा हमारा पूरा अंडर रूट ऑफ 29। अब देखो इसको हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, इसको बाकी क्या करना है आपको पूरा सॉल्व करके आपको बताना है ना। इस यानी इस क्रॉस प्रोडक्ट को आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आती है ना। क्रॉस प्रोडक्ट है तो एक वेक्टर आएगा, यानी जी 2y माइनस 0j आएगा सॉल्व करने के बाद, और ये आ जाएगा हमारा माइनस के। इसको सॉल्व करना है आपको खुद से, क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद से सॉल्व करना है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस के। ये हमारा ऊपर का टर्म आ गया, और नीचे का टर्म क्या आ गया था हमारा अंडर रूट ऑफ 29। अब इसका ही मॉड लेना है, मतलब इसका भी आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, है ना। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड प्लस जी का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, यहाँ सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी √5 बाई √29। ठीक है, तो आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया वो आ गया √5 बाई 29। ठीक है, ये आगे हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। यानी दो लाइन अगर पैरेलल है ना, याद रखना, अगर लाइन पैरेलल है तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। और अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि हमें किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है ना। कहता है कि मान लो कोई चीज आप मार्केट जाते हो खरीदने, तो आपके पास पैसे कम है, तो कहता है कि उस पैसे से आप कौन सा बिजनेस करोगे कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन उसके साथ आपको कुछ रूल भी दे दिया जाएगा, नहीं ये रूल फॉलो होना चाहिए तभी। तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है कि आपको इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है ना। और कुछ कंस्ट्रेंट है, यानी किस क्या क्या चीज फॉलो होना चाहिए हमेशा, कि x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए, x माइनस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, और x कॉमा वाई और x और y की वैल्यू हो 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सारे इक्वेशन को क्या करते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, कन्वर्ट ना, ये तीन इक्वेशन को हम, इस तीन इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। तो कहता है कन्वर्ट कंस्ट्रेंट ना। सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको कंस्ट्रेंट इनटू इक्वेशन, क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना आता है कैसा, कि अगर इक्वेशन कैसा हम सॉल्व कर पाते हैं, अगर लीनियर फॉर्म में हो, यानी अगर इक्वालिटी के फॉर्म में हो, तो इसको x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 थी, तो इसको हमने 4 कर लिया। ठीक, x माइनस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 थी, जिसको हमने 2 कर लिया, और x की वैल्यू 0 कर लेंगे और y की वैल्यू 0 कर लेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से, है ना। इसके बाद देखो अगला स्टेप कि सबसे पहले हम लेते हैं x प्लस वाई की वैल्यू 4। तो हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस टाइप से टेबल बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y। अगर x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे, है ना, तो y कितना आ जाएगा, x को यहाँ 0 पुट करना, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। दूसरे क्या करेंगे हम, y की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो x कितना आ जाएगा 4। यानी ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, यानी ये जो x प्लस वाई ये पास कहाँ कर रहा है ना, पासेस थ्रू। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये पास कहाँ से कर रहा है, ये पास कर रहा है 0 4 कॉमा 4 0 से।
पॉइंट याद रखना है ना, इसको हम ग्राफ में यूज करेंगे क्योंकि हमें ग्राफ के थ्रू इसको शो करना है ना, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है ग्राफिकली शो करना है। तो हमें एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा जहां पर हमें इसको ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए है ना, यानी कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमने x प्लस वाई को सॉल्व किया, अब सिमिलर सॉल्व करते हैं x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी क्या करते हैं, इसके लिए भी हम सेम चीज काम करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए भी, मेरा सबसे सिंपल तरीका होता है ना, x और y की वैल्यू निकालने का बहुत तरीका है, मेरा सबसे सिंपल तरीका होता है कि पहले x को 0 मान लो, है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है, 0 नहीं है, ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। तो पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करना तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी ये लाइन पासेस कहाँ, यानी x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये पास कहाँ से कर रहा है, ये एक लाइन है जो पास थ्रू, पासेस थ्रू 0, -2, ठीक है, एंड 2, 0, यानी ये यहाँ से पास कर रहा है, दो बात हो गया, ठीक। और बाकी आपका तो एक्स की ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 आपको पता है, ठीक। अब इसके बाद करना क्या है, पॉइंट याद रख लो ना, ये सब पॉइंट याद रखना, ये कोऑर्डिनेट याद रखना। अब आते हैं हम इस पे ग्राफ पे ना, सीधे ग्राफ पे बात करते हैं। तो देखो अभी मेरा हमने जो ग्राफ सॉल्व किया था ना, x प्लस वाई की वैल्यू 4, इसका दो कोऑर्डिनेट आया था, ये पास करा था 0, 4 से एंड 4, 0 से, ठीक। और एक मेरा आया था x माइनस 2 की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू 2 आई थी, ये कहाँ से पास करा था देख लेते हैं एक बार, ये 0, -2 एंड 2, 0 से, तो ये पास किया था लाइन हमारा 0, -2 एंड 2, 0। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 0, 4, 0, 4 कहाँ होगा, 0, 4 होगा हमारा x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 4, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ होगा, ठीक है। ये कौन सा लाइन है, ये 0, 4 है, ठीक। इस पर एक 4, 0 है, 4, 0 यहाँ हो जाएगा, है ना। ये कौन सा लाइन है, ये हो जाएगा हमारा 4, 0। क्या करते हैं, अब इसको पहले ज्वाइन कर लो लाइन को, है ना, बड़ा अच्छे से ज्वाइन करना ना, कुछ ये लाइन ऐसे जाएगी ना, बड़ा अच्छे से सॉल्व करना। एग्जाम में आपको स्किल्स जरूर लिए जाना ना, मैथमेटिक्स में आप स्किल जरूर लेके जाना, ताकि आप वहाँ एग्जाम में सही से लाइन खींच पाओ, है ना। तो स्किल ले जाना भूलना मत, ट्रिक्स याद रखना, स्किल लेके जाना एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना, ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, ये पास कर रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये पास कर 0, -2, तो 0, -2 कहाँ होगा, ये होता है हमारा ये पॉइंट, ये होता है 0, -2 का कोऑर्डिनेट है, और 2, 0, 2, 0 आपका ये है 2, 0। तो इन दो पॉइंट को ज्वाइंट कर लो, है ना, तो इसको हम ऐसे ज्वाइंट करते हैं, कुछ ये इस टाइप से क्रॉस करेगा, ठीक। और एक हमारे पास क्या था, एक x की वैल्यू, है ना, ये ऐसे क्रॉस करेगा। एक है हमारा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक, और एक था हमारा y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और y इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ये चीजें कहाँ दिखाई देती है, x की वैल्यू यानी दोनों हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाला कौन सा ग्राफ होता है, यहाँ भी x पॉजिटिव होता है और यहाँ पर y भी पॉजिटिव होता है ना, x पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद में पूछा गया, यानी हो सकता है कि पूरा ये टर्म x की, ये y की वैल्यू पॉजिटिव है और ये x की वैल्यू पॉजिटिव है ना। अब समझो इसके बाद करते क्या, अब बात समझ आ गई यहाँ तक। अब इसको चीजों को हम क्या करते हैं, पहले यहाँ थोड़ा सा टफ कर लेते हैं, है ना, ये समझ आ गया बात, है ना, इसको पहले हम रब कर लेते हैं, ठीक। हमारे पास समझ गया कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करनी है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी क्या करते हैं, अब देखो कि हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन गिवन था वो क्या था कि x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है ना। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि हम कौन से, यानी जो हमारा ये वायलेट कलर का हमने जो लाइन खींचा था पहले ना स्टार्टिंग में, तो इस वायलेट कलर का हम कौन सा साइड लेंगे, ऊपर या नीचे। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है कि x की वैल्यू 0 पुट कर लो और y की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो क्या ये 0, 4 से छोटा होता है, तो हाँ छोटा होता है, यानी इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा साइड लेना है। तो हमने किस पॉइंट को चेक किया, हमने चेक किया 0, 0 कहाँ का होता है पॉइंट, 0, 0 होता है ओरिजिन का, और ओरिजिन पर हमने रखा 0, 0, तो ये 4 से कम आया, मतलब हमने जो, यानी साइड, यानी किस साइड का हमारा एरिया आएगा, यानी जो हमारा एरिया होगा वो कुछ इस साइड का एरिया जिधर ओरिजिन था, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारा सेकंड हमारा क्या था कि x माइनस वाई की वैल्यू, ये हमारी क्या थी, ये चीज हमारी लेस देन इक्वल टू 0, 2, यहाँ भी 0, 0 पुट करते हैं, तो 0 - 0 करेंगे तो ये 2, यानी 0, -2 से कम होता है, तो बात सही है, अगर -2 से कम होता है तो ये जो मैं रेड लाइन ज्वाइन की थी
तो उसके हम कौन सा साइड लेंगे, ऊपर या नीचे, देखना है ना। ये जो मैंने रेड लाइन यहाँ ड्रॉ किया था, तो इस रेड लाइन के ऊपर का एरिया लेंगे या नीचे का एरिया। तो 0 -2 से 0 की वैल्यू 2 से कम होती है, सही बात है। तो ये 0 पॉइंट कहाँ था, ऊपर था ना, ओरिजिन पर था। तो यानी हम कौन सा साइड लेंगे, यहाँ पर हम जो साइड लेंगे, यानी यहाँ पर हम जो एरिया लेंगे, कौन सा एरिया लेंगे हम, ऊपर का एरिया लेंगे ना, ये एरिया ऐसे। ठीक, अब आपको चेक करना होता है ना, तो पूछा कि कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है। तो देखो यहाँ पर जो कॉमन एरिया है वो कौन आ रहा है, कॉमन एरिया आएगा ये, जहां पर तीनों चीज ओवरलैप कर रहा है, जहां पर x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और ये दो लाइन का कॉमन एरिया इंटरसेक्ट कर रहा था, मतलब ये ग्रीन और ये वायलेट का इंटरसेक्ट कर रहा है ये। तो ये होता है आपका एरिया, यानी इस एरिया में उस वैल्यू की वैल्यू, यानी z इक्वल टू 3x प्लस 2y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्या होगी, यहाँ पर होगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो आपको सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने कहा था, उसके बाद भी आपको देखना है ना कि इसमें कहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो अब आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा ना, आपको क्या लिखना पड़ेगा कि हमें जो मैक्सिमाइज करने कहा था वो कहा था z इक्वल टू 3x प्लस 2y, है ना। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ कहाँ पर हो सकती है, तो इस कॉमन रीजन में देखो कि इसकी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है ना, इसको आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो सकता है, इसको भी आप चेक कर लो। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, ये आपका करीब आ रहा है 3,1। तो हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिले, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी है 3, और 2 और y की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 2 कितनी आ जाएगी 11, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 11 होगी, है ना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी इस रीजन में, है ना, यानी इस z इक्वल टू 3x प्लस 2y की मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगी वो मुझे कितना मिलेगा, वो मुझे 11 मिलेगा। ये होगा आपका फाइनल आंसर, यानी इसको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो ये था हमने सॉल्व किया सेट ए का सी पार्ट, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो बाकी जो लोग नए हैं तो वीडियो को सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो को देखो और अपना हैंडरिटन नोट्स बनाओ, बार बार मैं कह रहा हूँ। और जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और वीडियो को जाके पुराने वीडियो, है ना, इसमें बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, टर्म 2 के मॉडल पेपर और इवन आपके क्लासेस के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।